महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में द होम्योपैथी के फाउंडर मेंबर, इंदौर शहर के जाने माने होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर मनीष रघुवंशी से चर्चा करेंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप महिलाओं के स्वास्थ्य की जागरूकता और उनके स्वास्थ्य की देखभाल होम्योपैथिक चिकित्सा से सफलतापूर्वक कर रहे हैं। साथ ही आज हम डॉक्टर साहब से जानेंगे होम्योपैथी को लेकर कुछ ऐसे जवाब जिन्हें लेकर लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। तो आइए डॉक्टर मनीष रघुवंशी के साथ हम शुरू करते हैं अपनी बातों का सिलसिला। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि सामान्यतः महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधित क्या क्या समस्याएं होती हैं? महिलाओं में सामान्यतः जिसे बोलचाल सादा भाषा में आप पिंपल्स कहते हैं, एक्ने वल्गैरिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड उनको बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, जैसे कि मेनोरेजिया, मेटोरेजिया, अधिक मासिक धर्म, कम मासिक धर्म, ब्लीडिंग कम होना, ज्यादा होना, खून की कमी विशेषता। हार्मोन से रिलेटेड महिलाओं को बहुत सारी समस्या होती हैं, जिसमें मुख्यतः है हाइपोथायराइड। हाइपोथायराइड के कारण महिलाओं में मुख्यतः बालों का झड़ना। इसके अलावा महिलाओं में बहुत सारी कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि उनमें बहुत इंपॉर्टेंट है पिगमेंटेशन की समस्या, जिसको हम क्लोइज्मा कहते हैं, और आम तौर पर जो साधारण बोलचाल की भाषा में जिसको आप झाइयां कहते हैं। इसके अलावा महिलाओं को इनफर्टिलिटी से भी रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जैसे कि बार बार जो है होना, मिसकैरेज होना बार बार, और कंसीव नहीं करना। बिकॉज ये इसका भी बहुत जो कारण है मुख्यतः वो हार्मोनल इम्बैलेंस और मेंस्ट्रुअल साइकिल का इम्बैलेंस होता है। जी डॉक्टर साहब, हाल ही में आपने 5000 से अधिक महिलाओं के क्लोइज्मा का सफल उपचार किया है, इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। देखिए, होम्योपैथी से क्लोइज्मा, जिसको हम झाइयां कहते हैं, उसका बहुत ही साधारण तरीके से बिना साइड इफेक्ट के बहुत ही अच्छा इलाज होता है। इसमें हम क्या करते हैं, होम्योपैथी की कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल दवाइयां उपयोग करते हैं और कुछ 50 मिलीसीमल की मेडिसिन उपयोग करते हैं। इनका 1 या 2 महीने में सामान्यतः उपयोग करने से जो पिगमेंटेशन है, जो झाइयां हैं, वो हमेशा के लिए लगभग खत्म हो जाती हैं। झाइयां मुख्यतः जो है कुछ कारण होते हैं महिलाओं में। झाइयों का विशेषता कुछ कारण होते हैं जिनके कारण झाइयां क्लोइज्मा होता है, जिससे हार्मोन्स की गड़बड़ी, स्ट्रेस या तनाव जो कि बहुत कॉमन है महिलाओं में, कुछ गर्भ निरोधक दवाओं का सेवन करना, उसके कारण भी झाइयां होती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान देखा गया है अक्सर फेस पे जो है क्लोइज्मा या पिगमेंटेशन हो जाता है। महिलाओं में जब पोस्ट मेनोपॉज की जो कंडीशन होती है 45 इयर्स की एज के दौरान, उस समय भी देखा गया है कि क्लोइज्मा या पिगमेंटेशन चेहरे पे आ जाता है। इसके अलावा कुछ सनबर्न है, सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, इनके कारण भी जो है झाइयां देखी गई हैं। सामान्यतः झाइयां कोई विशेष रोग नहीं है, एक बहुत ही सिंपल पिगमेंटेशन होता है जो कि चेहरे पे और नोच पर होता है, नाक पे होता है मुख्यतः। लेकिन इसके कारण कोई शारीरिक तो लक्षण नहीं आता, लेकिन महिलाएं जो है तनाव में आ जाती हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है, पब्लिक को फेस करना बंद कर देती हैं, बिकॉज उनको लगता है कुछ ये कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है। इसके कारण डिप्रेशन की भी शिकार हो जाती हैं। तो बेसिकली झाइयां जो है मानसिक तनाव ज्यादा देती है महिलाओं को एज कम्पेयर टू फिजिकल तनाव। डॉक्टर साहब, होम्योपैथी इलाज को लेकर लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां होती है। लोगों को लगता है कि होम्योपैथी बहुत धीरे धीरे असर करता है और बहुत देर से असर करता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल गलत है कि होम्योपैथी जो है धीरे धीरे असर करता है और देर से असर करता है। 2 बातें होती हैं किसी भी दवा के असर करने में। एक होता है आपकी बीमारी का प्रकार, आप किस बीमारी से ग्रसित हैं और आपको कौन सी बीमारी है, बीमारी का नेचर क्या है। दूसरा, एक होम्योपैथिक दवाई देने से पहले मरीज की या रोगी की संवेदनशीलता देखी जाती है, जिसको हम ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। तो होम्योपैथिक दवाई ससेप्टिबिलिटी पे और आपके डिसीज के टाइप पे और उसके पेस पे निर्भर करता है, रोगी के पेस पे निर्भर करता है कि इस प्रकार जब होम्योपैथिक दवाइयों का हम सिलेक्शन करते हैं तो होम्योपैथिक दवाइयां तुरंत काम करती हैं और जल्दी काम करती हैं। ये भ्रांति है कि होम्योपैथिक दवाइयां बहुत धीरे धीरे और लेट काम करती हैं। सर, कई बार ऐसा होता है कि लोग होम्योपैथी का इलाज लेने से दूर भागते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि होम्योपैथी में कई तरह के परहेज करना पड़ते हैं, जैसे कि लहसुन आप नहीं खा सकते, प्याज नहीं खा सकते, खट्टी चीजें या अदरक। क्या ये सही बात है कि इसमें इतना सब कुछ परहेज करना पड़ता है? देखिए,
होम्योपैथी में विशेषता कुछ परहेज करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने सही कहा, लहसुन का परहेज, कच्चा लहसुन जो होता है, कच्चा लहसुन का हम परहेज करते हैं, कच्चे प्याज का परहेज करते हैं। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के दौरान अल्कोहल का भी हम परहेज करते हैं, क्योंकि अल्कोहल है, कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन, इन सब में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। इन सब में खुद जो है दवाई की ताकत होती है। तो जब हम होम्योपैथिक दवाई देते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारी दवाई को काम करने के लिए एक प्रॉपर जो है बेस मिले, ना कि कोई ऐसा मेडिसिनल सब्सटेंस बीच में आए जो कि दवाई के काम करने में, असर करने में दिक्कत दे। इसीलिए सामान्यतः कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन, इनका परहेज व्यक्ति को करना चाहिए। और होम्योपैथिक दवाई लेते समय विशेषता ध्यान रखना चाहिए कि होम्योपैथिक दवाई लेने से पहले आप बिल्कुल एम्प्टी स्टमक हो, खाली पेट हो। इसका मतलब ये, द फंडा इज देयर, द टंग हैज टू बी क्लीन। होम्योपैथिक दवाई लेते समय आपकी टंग बिल्कुल क्लीन होना चाहिए और आपका पेट बिल्कुल खाली होना चाहिए, ताकि हमारी दवाइयां अच्छे से एब्जॉर्ब हो सकें और अच्छा काम कर सकें। कभी कभार ऐसा होता है कि मरीज का एलोपैथी से भी इलाज चल रहा होता है और वो होम्योपैथी से भी अपना इलाज करवा रहे होते हैं, तो क्या ये ठीक होता है? होम्योपैथी और एलोपैथी जो हम दोनों दवाइयों का सेवन एक साथ करते हैं, तो क्या ये ठीक है? इससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता हमारे शरीर को? देखिए, बेसिकली तो होम्योपैथी और एलोपैथी दवाई साथ साथ में चल सकती है, क्योंकि एलोपैथिक दवाई करने का जो मोडस ऑपरेंडी, उनका काम करने का जो तरीका होता है, जो उनकी मोडस ऑपरेंडी होती है, वो एक डिफरेंट होती है, और होम्योपैथिक दवाइयों का काम करने का तरीका डिफरेंट होता है। तो बिल्कुल ऐसा संभव है और ऐसा कर सकते हैं आप कि आप किसी दूसरी डिसीज के लिए एलोपैथ के पास जाएं और एक दूसरी डिसीज के लिए आप होम्योपैथ के पास जाएं। दोनों दवाइयां आप एक साथ ले सकते हैं। जी। और कभी कभार जब हम एक ही दवाइयों, मतलब एक ही, जैसे अगर हम होम्योपैथी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं और उसमें हमें एक ही बीमारी के लिए बहुत सारी दवाइयां कभी कभार खाने को मिलती है, कई बार देखा जाता है कि 3 से 4 दवाइयां डॉक्टर हमें देते हैं, लेकिन बहुत से लोग रहते हैं जिन्हें ये नहीं पता रहता है कि एक दवाई खाने के बाद दूसरी दवाई कब लेनी चाहिए, कितना गैप रखना चाहिए। लोग ये बात ठीक से नहीं जान पाते और वो 5 मिनट बाद, 2 मिनट बाद दूसरी दवाई खा लेते हैं। क्या ये ठीक है? कितना गैप रखना चाहिए? देखिए, जनरली होम्योपैथी में ऐसा नहीं होता है कि 5-7 दवाइयां एक साथ दी जाए। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल दवाइयां होती हैं जो कि पेशेंट की शारीरिक और मानसिक बनावट को देख के और वो केस टेकिंग करके हम सिलेक्ट करते हैं। और इसके अलावा कुछ ऑर्गन और स्पेसिफिक मेडिसिन होती है जो स्पेसिफिक ऑर्गन के लिए हम देते हैं। तो एज सच होम्योपैथी में एक साथ बहुत ज्यादा दवाइयां तो नहीं दी जाती हैं, लेकिन हाँ, यदि आपको एक से ज्यादा दवाई का सेवन होम्योपैथी में करना पड़ता है तो आप उनको 10 से 15 मिनट के अंतराल में ले सकते हैं। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि होम्योपैथी एक तरह से नियमों और कानूनों को मानने वाली चिकित्सकीय पद्धति है, और अगर मरीज उन कायदे और नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उसे ठीक होने में बहुत टाइम लग जाता है या संभावना ना के बराबर होती है। तो ऐसे कौन से नियम हैं, ऐसे क्या नियम बनाए गए हैं जिसे मरीज को फॉलो ही करने पड़ते हैं? देखिए, एक टर्म होता है ऑब्स्टेकल टू क्योर। ऑब्स्टेकल टू क्योर का मतलब होता है कि आपके ठीक होने में कौन कौन सी बाधाएं बीच में आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, हम आपको एलर्जी का ट्रीटमेंट, किसी पर्सन को, किसी पेशेंट को एलर्जी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसको धूल धुएं से एलर्जी है और वो लगातार हमारा ट्रीटमेंट ले रहा है और रोज धूल धुएं में जा रहा है, तो हमारा ट्रीटमेंट थोड़ा सा धीरे से और कम काम करता है। जब तो हम बोलते हैं एक्साइटिंग कॉजेज और मेंटेनिंग कॉजेज। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम किसी को सिरोसिस ऑफ लीवर के लिए कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और वो पर्सन या वो व्यक्ति लगातार दारू या अल्कोहल का सेवन करता जाए, तो इसको हम मेंटेनिंग कॉज या ऑब्स्टेकल टू क्योर कहते हैं। तो यदि हम लीवर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं और आप लगातार अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारा ट्रीटमेंट, कोई भी ट्रीटमेंट हो, होम्योपैथी हो, एलोपैथी, कोई भी ट्रीटमेंट उस लेवल पे काम नहीं करता है जिस लेवल पे हमको उसका इफेक्ट देखना होता है। इसलिए ये डिपेंड करता है अलग अलग डिजीज में। यदि आप एलर्जी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आपको किन किन चीजों का परहेज करना है, आपको किन किन चीजों से एलर्जी है। आप यदि लीवर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आपको क्या क्या परहेज कर रहे हैं। आप रीनल स्टोन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आपको क्या क्या परहेज करना चाहिए। ये डिपेंड करता है, नियम और कानून और परहेज ये सब डिपेंड करते हैं आप किस बीमारी से ग्रसित हैं और अकॉर्डिंगली आपको डाइट तो फॉलो ही करना पड़ेगी। जी। चलिए डॉक्टर साहब, आपसे विदा लेने से पहले हम जानना चाहेंगे कि आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हमारे यहाँ महिलाओं को प्रेम की देवी के रूप में पूजा जाता है। हमारे यहाँ महिलाएं अपने भाई को प्रेम करती हैं, अपने माता पिता को प्रेम करती हैं,
अपने पति को प्रेम करती हैं, अपने बच्चों को प्रेम करती हैं और साथ साथ ही अपने करियर को प्रेम करती हैं। लेकिन ये सब करते करते हमारे यहाँ की महिलाएं अपने आप को प्रेम करना भूल जाती हैं, मतलब अपनी हेल्थ से प्रेम नहीं करती हैं। आप देखेंगे रूटीन में कि हमारे यहाँ महिलाएं हेल्थ को लेट गो एटीट्यूड के टाइप में लेती हैं, सबकी केयर करेंगी लेकिन अपने स्वास्थ्य का केयर नहीं करेंगी। मेरा ऐसा मानना है कि महिलाएं सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का केयर करें, अपनी हेल्थ का केयर करें। अपनी हेल्थ का केयर करेंगे क्योंकि महिलाएं हैं जो हमारे समाज का निर्माण करती हैं। महिलाएं अपने स्वास्थ्य का केयर करेंगी तो हमारे समाज का निर्माण अच्छा होगा, हमारा समाज आगे जाएगा और समाज का निर्माण होगा तो देश उन्नत करेगा। इसलिए मैं महिलाओं को सिर्फ एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि सबसे पहले अपने हेल्थ की देखरेख करें, बाकी सब केयर अपने आप हो जाएंगी। जी चलिए सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया। उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर मनीष रघुवंशी द्वारा महिलाओं के इलाज से संबंधित और साथ ही साथ होम्योपैथी को लेकर जो लोगों के मन में भ्रांतियां होती है उसे लेकर भी जो भी जानकारी दी गई है वो आप सभी के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगी। आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे आपके स्वास्थ्य से जुड़ी किसी अन्य समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।